दोस्तों कमर में दर्द का होना लगभग हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा लक्षण है जो अक्सर हमको देखने को मिलता है और अधिकांश समय ये एक बहुत ही साधारण सी समस्या होती है और बहुत सारे लोगों में जो स्पाइन होता है हमारा, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं जो उसमें बोन्स होती हैं, वर्टेब्रा होती हैं या वर्टेब्री होती हैं, एक वर्टेब्रा या प्लूरल अगर हम बोलेंगे तो वर्टेब्री कहेंगे उसको। उसमें कोई ना कोई समस्या या उससे जुड़े हुए जो लिगामेंट्स हैं, उसमें टियर, मसल में स्ट्रेन और स्प्रेन, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं और साथ ही साथ पेट के कुछ अंगों की समस्या और साथ ही साथ महिलाओं में जो है वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बैक एक का होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब भी कोई व्यक्ति बैक एक यानी कि कमर में, पर्टिकुलरली कमर के निचले हिस्से में जब दर्द की कंप्लेंट करता है, तो कैसे ये देखा जाए कि ये इसको एक सामान्य सी समस्या है या इसमें कोई एक लंबे समय से चली आ रही बीमारी है। तो जो सबसे पहला मुख्य कारण होता है कमर में दर्द होने का, वो है ट्रॉमा। ये ट्रॉमा या चोट लगना एक्यूट भी हो सकता है, सडन कोई गिरा, फिसल गया, पीछे गिरा और वहाँ की जो मसल है या वहाँ के जो लिगामेंट्स हैं उनमें स्ट्रेन या स्प्रेन हुआ, तो उसकी तो एक हिस्ट्री मिलती है कि हाँ, इसको रिसेंटली कोई चोट लगी है। तो उस कंडीशन में तो उसको रेस्ट या कुछ मेडिसिन दे करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। अब बात आती है क्रॉनिक ट्रॉमा की, जो बहुत लंबे समय तक ट्रॉमा होते रहते हैं। हम इसको बहुत अधिक प्रकार से जो है वो अवॉइड करते हैं, ना हमें उतना ज्ञान होता है कि किस कारण। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि सडन हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं, झुक करके उठाते हैं, तो पीछे कमर में जर्क मोमेंट के कारण से कुछ माइक्रो इंजरी, कुछ लिगामेंट इंजरी या अगर बहुत अधिक फोर्स से कई बार ये किया जाए तो जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, यानी कि जैसे एक वर्टेब्री है, वर्टेब्री के नीचे फिर दूसरी वर्टेब्री है, उसके बीच में एक डिस्क होती है, वो एक सपोर्टिंग डिस्क होती है। तो वो डिस्क यदि आगे की तरफ खिसक जाती है, यानी कि उसका प्रोलैप्स हो जाता है, तो वो क्या करती है कि वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व का समूह है, उस पे प्रेशर डाल के वो दर्द भी उत्पन्न करती है और साथ ही साथ सेंसेसरी यानी कि सेंसेशन, जो सेंसेशन कैरी करने वाली उसकी कैपेसिटी है, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है और कई बार वो सुन्नपन या इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला तो जो है वो ट्रॉमा हो गया, जो कि एक्यूट यानी कि सडन हुआ और बहुत लंबे समय तक अनेक कारणों से, जैसे गृहिणियाँ दिन भर झुक करके काम करना उनको, उसके बाद उनको कोई चीज़, भारी चीज़ उठा रहे हैं तो पीछे बैक में जर्क आ जाना, पोस्चर चेंज करते हुए कई बार जो है कुछ लिगामेंट्स या मसल का जो है पुल हो जाना, ये भी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो पहला तो ये है। इस अब यहाँ पे जो हम कैसे इसको अप्रोच करें कि ये समस्या क्या है या किस कारण से है, तो यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि बैक में एक्चुअली जो शरीर की एनाटमी है या संरचना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुख्यतया हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सेंटर में पेन बता रहा है, बीच में पेन बता रहा है, तो बीच में जो बोन है बेसिकली वो रीढ़ की हड्डी या वर्टेब्रल कॉलम जिसको या स्पाइन हम कहते हैं, तीनों चीज़ें एक दूसरे से हम सिनोनिमस है बेसिकली। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है या ये स्पाइन है, ये कोई एक बोन नहीं है, इसमें बहुत सारी बोन है। जैसे कि गर्दन की बोन है जिनको हम सर्वाइकल बोन कहते हैं, जैसे जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स सामान्य भाषा में कहा जाता है। उसके नीचे हमारा वक्ष है यानी कि छाती है, तो ये जो वर्टेब्री हैं इनको हम थोरेसिक वर्टेब्री कहते हैं। और फिर जो नीचे कमर के निचले हिस्से में होती हैं उनको हम लंबर कहते हैं। लंबर 5 वर्टेब्री होती हैं और उसके नीचे फिर जो है सैक्रम होती है और फिर टेल बोन होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा स्पाइन इन सारी वर्टेब्री से बना होता है। तो सबसे पहली बात, इनमें क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं? वर्टेब्रा में कोई भी समस्या उत्पन्न होने के कारण से वहाँ से उसके आस-पास से निकलने वाली जो नर्व्स हैं,
तंत्रिकाएं हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने से हमको दर्द की अनुभूति हो सकती है। तो वर्टेब्रा की एक स्ट्रक्चर हो गई। अब मान लिया जाए वर्टेब्रा में कोई एक तो इंजरी के कारण से वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोन की जो ग्रोथ है वो होने लग जाती है। तीसरा क्या है, इन्फेक्शन जैसे हो गया। इन्फेक्शन मतलब कि मोस्टली अधिकांशतया जो थोरेसिक वर्टेब्रा हैं और इसमें भी जो थोरेसिक लास्ट वाली वर्टेब्रा हैं 10, 11, 12, यहाँ पर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने के कारण से उस वर्टेब्रा में पसका बनना, उस वर्टेब्रा का जो है फ्रैक्चर होके आपस में चिपक जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको पॉट्स डिजीज़ कहा जाता है। बच्चों में यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो पस ट्रैकल डाउन होने से जो एब्डोमेन है उसके बाहर की, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की लेयर्स में मसल के नीचे एक एब्सिस के रूप में जमा हो जाती है जिसको कि सॉस एब्सिस कहा जाता है। ये बच्चों में अधिकांशतया देखने को मिलती है और सॉस एब्सिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जो बच्चा है वो अपने पैर को बिल्कुल सीधा करके नहीं चल सकता, उसका पैर थोड़ा सा फ्लेक्शन की अवस्था में रहता है क्योंकि सॉस मसल के ऊपर एब्सिस होने से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और हिप को थोड़ा सा फ्लेक्स कर देती है। तो इस प्रकार से जो है वो ये एक पॉट्स डिजीज यानी कि इन्फेक्टिव हम इसको कह सकते हैं। ट्रॉमा की मैंने चर्चा कर ली है। इन्फेक्शन में बेसिकली एक तो ट्यूबरकुलोसिस ही होती है और दूसरा ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकती है, यानी कि जो बोन है, ये वर्टेब्रा है, इनमें इन्फेक्शन होने से ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए। अब इसके बाद डिजेनरेटिव बातें आती हैं। डिजेनरेटिव में जैसा मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जब एक एज के साथ बोन का डिजेनरेशन होने लग जाता है। बोन के डिजेनरेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो यही है कि लंबे समय तक होते रहने वाला ट्रॉमा जो हमको पता नहीं होता है, पोस्चर चेंज करने से, वजन उठाने से, इस प्रकार से छोटी छोटी इंजरीज होती रहती हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी होने से या कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने से जो जिस प्रकार से जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हड्डी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से ये स्पाइन की हड्डी भी बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई हड्डी जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनके ऊपर दबाव डालती हैं और बेसिकली वहाँ पे पेन होने लग जाता है। ये एक डिजेनरेटिव डिजीज हो गई बहुत सारी। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है वो खिसक जाए, ये भी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। इस डिस्क के खिसकने से भी वो नर्व पे प्रेशर डालती है और यहाँ पे बहुत तेज से दर्द ही नहीं होता, साथ ही साथ जो है वो एक सेंसेशन भी कम फील होने लग जाता है, सुन्नपन हो जाता है, नंबनेस हो जाती है। उस कंडीशन में कई बार उसके सर्जिकल करेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ ही यदि हम देखें तो केवल वर्टेब्रा से संबंधित ही नहीं बल्कि जो आसपास की मसल्स हैं उनमें या लिगामेंट्स हैं जो वर्टेब्रा को कनेक्ट करते हैं, उन लिगामेंट्स में पुल होने की वजह से, स्प्रेन होने की वजह से भी पेन होते हैं और जो मसल है, मसल के स्टिफनेस होने से भी पेन होते हैं। अब यदि कोई रोगी बीच में पेन न बता करके दोनों तरफ पेन बता रहा है, ऊपर की कमर के निचले और साइड के हिस्से में बता रहा है, तो वहाँ पे दो किडनीज होती हैं। तो किडनी में किसी स्टोन के कारण से या इन्फेक्शन की वजह से यदि यूरिन पीछे की तरफ रुकता है, जिसको कि हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी बेसिकली क्या है कि बैक में दर्द होता है। वो एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। एक तरफ स्टोन होने से एक तरफ होगा, दोनों तरफ स्टोन होने से या रुकावट होने से दोनों तरफ होगा। तो किडनी वो दोनों बैक में जिनको हम रीनल एंगल कहते हैं, यहाँ पे हम दबा के देखेंगे तो वो इस जगह पे दर्द महसूस होता है, वो किडनी के कारण से हो सकता है। इसके अलावा बैक केक का एक और बहुत बड़ा कारण है जो है पेनक्रियास। पेनक्रियास में इन्फेक्शन होने की वजह से भी बैक में पेनक्रियास के पीछे की तरफ जो है पेन होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की वजह से शोल्डर पे और बैक में भी पेन अनेक बार महसूस होता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि बैक पेन होता है, कमर में बहुत अधिक दर्द रहता है और फीमेल में ये बहुत अक्सर एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है बैक एक की। तो इसका कारण स्पाइन तो है ही है, स्पाइन के साथ साथ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं
जैसे कि सर्विसाइटिस होती है, सर्विक्स में इन्फेक्शन होने से, जैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स, वाइट डिस्चार्ज आदि की वजह से भी ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और साथ ही साथ यदि विटामिन डी की उनमें कमी है तो वो भी एक समस्या का कारण बन जाती है। और डिस्मेनोरिया है, मेनोरेजिया, इस प्रकार से ये जो समस्याएं हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित, इनमें भी जो है बैकएक बेसिकली देखने को मिलता है। पीठ के दर्द का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसको हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बॉडी में कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी जो स्पाइन होती है वो, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जानते हैं कि स्पाइन एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो है ये स्ट्रक्चर है। जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होकर के और ये पूरी स्ट्रेटनिंग होनी शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसी के साथ साथ स्पाइन के कुछ अन्य विकार भी होते हैं, जैसे कि जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस का मतलब ये होता है कि जो लंबर वाला एरिया है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है। इसके अतिरिक्त काइफोसिस, जिसको कूब कहते हैं, और एक स्कोलियोसिस होता है जिसमें के साइड में जो है ये स्पाइन मुड़ जाती है। इसमें भी कॉन्टिन्यूअस पेन रोगियों में बेसिकली देखने को मिलता है। और अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि जो स्पाइन में जो बेसिकली डिपॉजिट्स हैं, मैलिग्नेंट डिपॉजिट्स हैं, यानी कि कैंसर, कुछ ऑर्गन्स के कैंसर होने से, जैसे कि जो वृद्ध लोग हैं उनमें प्रोस्टेट का कैंसर होने से वो सबसे पहले बोन में ही फैलता है और इसी बोन में सबसे पहले फैलता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी कमर में दर्द की शिकायत बहुत अधिक देखने को मिलती है। और दूसरे भी कुछ अंग के कैंसर हैं, जैसे कि ओवरी है और जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ये भी कई बार स्पाइन में फैल जाता है, बेसिकली देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण पीठ में दर्द का होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने बहुत ही सामान्य से कारण यहाँ पे जो है वो बैकएक के बताए हैं। और इसमें से जो एक कारण मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो वर्टेब्रल डिस्क है वो आगे हर्निएट हो जाती है, वो नर्व पे कई बार इतना प्रेशर डालती है कि पैर के पूरे पिछले हिस्से में नीचे की तरफ तक जो है वो दर्द बना रहता है। उसको सियाटिका बेसिकली कहते हैं। और क्योंकि वो सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर बनाता है, तो सियाटिक नर्व जो पैर के पिछले हिस्से में जहाँ जहाँ सप्लाई करती है, वहाँ पे इसका दर्द अनुभव होता है। अब इसकी पता कैसे लगाएं कि ये क्या समस्या है? तो देखिए, यदि बीच में और स्पाइन में यदि हम पेन फील कर रहे हैं, या पैरों में वो जो पेन है जो स्पाइन में फील हो रहा है पीछे बैक में, और वो नीचे पैरों में भी जा रहा है, पैरों में कोई सुन्नपन हो रहा है, झंझनाहट जैसे हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि नर्व के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो गया है। ऐसी अवस्था में हमको स्पाइन का, यानी कि जो लंबर रीजन है, उसका एमआरआई कराना आवश्यक होता है कि कहीं कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्क तो प्रोलैप्स नहीं है। उससे उसका पता लगाया जा सकता है। यदि पेन साइड में हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं इस पेशेंट को स्टोन तो नहीं है, या पेनक्रिएटाइटिस तो नहीं है, या कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस कंडीशन में उसको एक अल्ट्रासाउंड कराया जाना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ पर कौन सी बीमारी बेसिकली इसको हो रही है। तो इस प्रकार से जान लेने के बाद यदि कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण ऐसी बीमारी नहीं मिलती है और ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही है, तो ऐसी अवस्था में दवाइयों से बेहतर उपाय ये है कि हम योग का सहारा लें। नियमित रूप से योग करने से, और पर्टिकुलरली केवल मैं एक ही आसन का नाम यहाँ पे यदि लूँ, जिसको कि हम भुजंगासन कहते हैं, यदि हम उसको नियमित अंतराल से करते रहते हैं तो हमें बैक की और सर्वाइकल की जो समस्याएं हैं उन पे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।